Namaskar, a very warm welcome to all the friends. And in this series, we are taking up again some important themes, as you could see with the previous series also. The goal is to interact and to understand some contemporary and a very, very relevant topics जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमारी थिंकिंग को, हमारे अप्रोच को, हमारी डेली स्टडीज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने चर्चा की थी कि एआई कैसे उन ग्लोबल चैलेंजेस के टिपिंग पॉइंट से बचा सकता है जो कि मानवता या ह्यूमैनिटी जिनको फेस कर रही है, वेदर यू सी इन कंस्ट्रक्टिव वे और हमने ये भी चर्चा की थी एआई किस तरीके से पूरे ग्लोबल फिनोमेना में कैसे राइज कर रहा है, हाउ चाइना, यूएस, जर्मनी, यूके एंड इवन इंडिया इज डूइंग। ये भी एआई के ऊपर ही है कि एआई कंप्यूटिंग और फिर कल्चर और इवन हिस्ट्री को कैसे पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। यानी कि ब्राउजर्स जैसे अभी हम बात कर रहे हैं या फिर प्रिंटिंग प्रेस है, और उसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी जो पेडागॉगीज हैं, साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं, उसको कैसे वो फिनोमिनली चेंज कर सकता है, हाउ वी इंटरैक्ट, हाउ वी एक्सेस इंफॉर्मेशन, हाउ वी बेसिकली थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब ये बात आती है, ऑब्वियसली इट इज लिंक्ड विद गवर्नेंस, और इंडिया जैसी डेमोक्रेसी, इंडिया जैसी इवॉल्विंग सोसाइटी, डेवलपिंग कंट्री, जो भी आप कहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 17th सेंचुरी का जो ये पहला पैराग्राफ है, जो मॉडर्न यूरोप, मॉडर्न वर्ल्ड, रेशनैलिटी, ह्यूमैनिटी, इंपीरियलिज्म, साथ साथ में बेसिक थिंकिंग प्रोसेस को जो चैलेंज करने की बात थी, जिसको हम मिडीवियल थॉट कहते हैं, उससे हमें रीजन यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी है, जिसमें ग्लोबल फिनोमिना की बात है, जिसके अंदर ब्लैक होल की बात में चर्चा कह रही है, जिसमें न्यूटन के लॉज भी आएंगे, जिसमें चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है। यानी ह्यूमन जो है, उन्होंने अपनी डेस्टिनी, रेशनैलिटी, साइंटिफिक आइडियाज और साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एटम बॉम्ब, जेट प्लेन्स और थॉमस एल्वा एडिसन, मैडम मैरी क्यूरी और इन सब की बातों से हमने आगे की। बट we also know that sun is a star and sun will definitely it is passing through its mature life, और बाद में जैसा कि क्या अर्थ का होगा क्या। 20th सेंचुरी में हमने बहुत और चीजें देखी, लाइक द आर्टिकल इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, और हमने देखा कैसे ह्यूमन लाइफ को इलोंगेट कर सकते हैं, एनर्जी को कैसे यूज किया जा सकता है, और टेंजिबल थ्रेट क्या है ह्यूमन बीइंग को। नाउ उसके साथ कंप्यूटर ग्रोथ आती है, कंप्यूटर से रेवोल्यूशन आता है, कंप्यूटर के बारे में सोचा जाता है कि वो ह्यूमन को ओवर पावर कर देगा, ह्यूमन की जॉब्स ले लेगा, लेकिन आज की डेट में वो इंटीग्रल एलिमेंट है। तो द पॉइंट इज दैट द एनलाइटनमेंट बिलीव इन रेशनैलिटी, कि ह्यूमन काइंड की जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो क्या हो सकती है, और वो रेशनैलिटी का क्या कोई एपिटोम है, क्या उसका कोई पीक है, वो इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस जो है वो कैसे होगी, क्या वो ह्यूमन मैनकाइंड को सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ करा रही है या किसके कॉस्ट पे करा रही है। या फिर आप जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ तो हुई, फॉसिल फ्यूल्स तो हुए, लेकिन हमने प्लानट का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत फैसिनेटिंग है, और वो जो है ह्यूमन माइंड के जैसा सोच सकती है। यानी कि जो हमारा एग्जिस्टेंशियल रिस्क है ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन स्पीसीज का, उसको आप अगर एआई के कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, तो उसके अंदर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एआई ह्यूमन बीइंग से ज्यादा क्विक थिंक कर पाएगी, फास्टर थिंक कर पाएगी, लेकिन क्या वो हमें सिर्फ गुड की तरफ लेके जाएगी, या वो फास्टर थिंकिंग हमें ज्यादा डेंजरस जोन में भी लेके जा सकती। सो द प्रॉब्लम इज, इफ एआई मेक्स ह्यूमन एज सुपर ह्यूमन, तो क्या ह्यूमन खत्म हो जाएगा? जब हम बात करते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो फाउंडेशनल मॉडल हैं, जो कि जेनरेटिव एआई यानी प्रॉम्प्ट हो रहा है, पब्लिक इमेजिनेशन, पब्लिक थॉट, पब्लिक प्रोसेस में आने लगा है, तो उसका हमारे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वो अपने आप में वर्ल्ड को सबस्यूम कर लेगा? साइंस की इतनी प्रोग्रेस होगी तो उससे होगा क्या? जैसे GPT-4, LLM, ये जनरेटिव जो है,
ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे एलिमेंट को, चाहे वो पोएट्री हो, प्रोज हो, कोड हो, इमेज हो, साउंड हो, वीडियो हो, सबको चेंज कर देंगे, क्योंकि प्रिडिक्शंस में एक पैटर्न होगा। अभी अभी हमारे एक फेमस पेंटर हैं मॉडर्न इंडिया के, उन्होंने कहा कि एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर, और जो मिसचीफ की बात है उसका क्या होगा। यानी कि एआई क्या हमारी सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर लेगी, या फिर वो रॉ एलिमेंट, सिर्फ रॉ जो चीज खराब हो चुकी है, रो स्टेट जिसको हम कहते हैं, क्या उसको रोक पाएगा। तो द क्वेश्चन अराइजेस, जो कि एस्से में भी हमें लाना चाहिए, कि होगा क्या, इंटेलेक्ट या फिर जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका क्या होगा, क्या वो ह्यूमन वनरेबिलिटीज के लिए सिंपैथेटिक होगा या अनसिंपैथेटिक होगा। तो द क्वेश्चन इज कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को चेंज तो करे, लेकिन वर्ल्ड को एंड ना करे। कन्वर्सेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, सुपर पावर्स, डेटा एसिमिलेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन तो अभी शुरू हुआ, लेकिन क्या वो इंसान के हाथ से निकल जाएगा। क्या कोई और सुपर पावर हम सबको कंट्रोल कर लेगी, ह्यूमैनिटी क्या खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सोचने की बात यह है कि ब्राउजर जिसका आज हम यूज कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस और साइको एनालिसिस, अब आप ब्राउजर से कंप्यूटर चेंज हुए, प्रिंटिंग प्रेस आप कह लीजिए, उससे इकोनॉमी भी चेंज हुई, और साइको एनालिसिस से लोग कैसे नॉलेज को एक्सेस और गेन करते हैं वो समझ में आया। तो यानी वेब ब्राउजर 1990s में सिर्फ फाइल्स के लिए शुरू हुआ, यू आर अक्रॉस नेटवर्क्स, यू आर शेयरिंग फाइल्स। लेकिन अब तो मेटा भी आ गया है, यू हैव वीआर, वर्चुअल रियलिटी है आपके पास, यू नो एक नए आयाम आने लगे हैं, गेम्स भी इस तरह के हो गए हैं। तो द क्वेश्चन इज दैट वेदर दिस काइंड ऑफ डिबेट व्हाट वी आर टॉकिंग, ये जो बूम है, जिससे मतलब फंडामेंटल सेपरेशन जब आता है इंटरफेस और एप्लीकेशन का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अमेजन, मेटा, व्हाट्सएप, अल्फाबेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अब ह्यूमन कनेक्शंस के लिए एकदम यूबिक्विशियस हो गया। फिर चैट जीपीटी की हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन भी हो गया, इंटरपेरेंशियल एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नाउ यू जस्ट से हे सीरी, can you sing a song for me? Siri is doing that also. You can just open your laptop, write a few lines of code, और मॉडल से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन अराइजेस दैट क्या ये चीजें कल को हमें ओवर पावर कर लेंगी। गिट हब की जैसे हम बात करें, गिट हब का हमने खुद भी यूज किया है, और गिट हब के अंदर वो और माइंड मैप्स होते हैं, और हमने एक और वो जहाँ से हमने थंबनेल्स बनाए हैं, वो भी ऐसे ही है। तो पॉइंट इज दैट कि क्या ये सारी चीजें हमें एक टाइम पे ओवर पावर करेंगी, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, क्या ये फंडामेंटल शिफ्ट है कि लोग कंप्यूटर्स का कैसे यूज करेंगे, बिजनेस का कैसे यूज करेंगे। तो कोड एज ए सर्विस, कोड एज ए सर्विस, ये क्रिएटिव अप्रोच है, खासकर इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए, और इंडिया के लिए तो खासकर वेरी लार्ज पॉपुलेशन। कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा, कुछ लोगों के लिए नॉनसेंस होगा, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगे। तो द क्वेश्चन इज दैट डीप फेक्स और जो फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं और जो ख्याल है, जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस और गवर्नेंस में आप देखने लगा है, जैसे ट्विटर है, फेक वेबसाइट्स हैं, बॉट फेसबुक पेजेस हैं, टिकटॉक की फीड्स हैं। तो डिस इंफॉर्मेशन, अगर हम मानेंगे कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अब फिर आप समझ लीजिए वो ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप में थ्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर भी गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पर भी आई वुड से ब्यूरोक्रेसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो द डिग्री टू विच मॉडर्न वर्ल्ड चेंज हो सकता है, वो अनइमेजिनेबल है। क्योंकि जॉन्स गुटनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस किया तो सोचा भी नहीं, उसने तो सोचा था एक रिलेशन आ रहा है, ये आपको बाइबल आ रही है। और आप देखिए अभी जैसे हमने बात की, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपिनियंस, सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक्युमुलेशन ऑफ नॉलेज, ये बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। ये सारी चीजें सिविल सर्विसेज से जुड़ी भी हुई हैं, और किसी भी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हैं। तो प्रिंटेड बुक्स पॉसिबल हुआ कि आप आएंगे, एक दूसरे दूसरी कंट्री में आप किताब लेके जाएंगे और आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आज की डेट में तो आप विद इन सेकंड्स यू आर डूइंग इट। सो द क्वेश्चन इज अगेन that where we'll be moving when the AI will be very much pertinent, very much common to our lives. This whole thing is talking about chatbots जैसे अब ये हैं,
वो आपकी इनर वॉइस बन जाएंगे क्या? और वो वॉइस तो आपकी डेथ के बाद भी परसिस्ट करती रहेगी। अभी भी है, अभी भी एप्पल फोन आपको बोलता है लेगेसी, यू नो, इट इट सेज वेरी क्लियरली इन ए वेरी कोल्ड मैनर कि आपके आपकी डेथ के बाद आपके फोन का क्या होगा। तो हमारा जो इंडिया का जो कल्चर रहा है, इंडिया का जो सोसाइटल अप्रोच रहा है, वो इसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड अभी नहीं। और हमें देखना है कि उसके लिए क्या साइकोलॉजिकल, क्या मेंटल, क्या लाइफ की मीनिंग ही बेमानी हो जाती है एआई को कंप्लीटली एक स्मार्ट अप्रोच से अगर हम हैंडल नहीं करेंगे। बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है, बात है कि आप उसको क्या स्पेस देते हैं, कैसे उसका राइज होता है। We have big firms, big money and big energy being pumped in. So the question again is the same, like the way we have discussed. There are dangers, but the dangers are to be seen in the light where we are moving and how it is moving up, how the world is going to do it, and again ethical elements are always there. अगर आप कॉपरनिकस के टाइम से लेकर बात करोगे, डार्विन के उससे बात करोगे और साइकोलॉजी की बात करोगे, तो ह्यूमन बीइंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और ये एक ऐसी रिवोल्यूशन है जिसमें हम जानते नहीं कि फ्यूचर में जैसे हम साईफाई जिसको हम कहते हैं, साइंटिफिक फिक्शंस, वो भी हमें देखने पड़ेंगे, वेदर दे आर रियली गोइंग टू हेल्प ह्यूमन बीइंग। डेफिनेटली समथिंग बिलो एआई सरफेस जिसकी हमें समझने की जरूरत है, हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं अभी। वही आप हेलुसिनेशंस, साइकोथेरेपी, कुछ भी आप कहिए कि कौन सी बातें हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रामर्स एंड देयर चिल्ड्रन, या फिर एआई किस तरीके से ह्यूमन पे डिजायर्स पे इम्पैक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग क्यों ईगर हैं कि वो एलएलएम को बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन बींग्स क्यों चाहते हैं, कोई मार्स की बात कर रहा है, तो कोई बात कर रहा है। तो ये हमें देखना होगा कि स्पीसीज, डेफिनेटली ह्यूमन स्पीसीज कैन गो एक्सटिंक्ट, लेकिन ऑन द अदर हैंड सक्सेसर कौन होगा, और या फिर ऐसा क्यों हो, सुपर ह्यूमन रेशनैलिटी अगर आ जाएगी तो क्या मीडियोकर बींग्स रहेंगे कि? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और एक मीनिंगफुल डिबेट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा कि इंडिया भी उसकी चपेट में आएगा, लेकिन इंडिया ने कोविड भी संभाला था, इंडिया ने पहले भी चीजें संभाली हैं। तो आई डोंट सी एमिनेंट इन द एमिनेंट नेक्स्ट 1 or 2 or 3 decades कि ऐसा होगा। लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ राइटिंग एज फार एज एसे इज कंसर्न एंड पॉइंट्स आर कंसर्न, जो कि एआई के कॉन्टेक्स्ट में एथिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए। तो मानसी, व्हाट डू यू वांट टू से? सो आई वुड से जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो वी आर वर्किंग अपॉन इट। इंडिया में अभी कोई लॉ नहीं आया है, बट वी कैन अगेन टेक इंस्पिरेशन या सम गाइडेंस फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट। एंड देन हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं कि ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड फॉर्मिंग नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस अंडर द ब्लेचले डिक्रेशन, तो वो भी एआई के रिगार्डिंग है। बट यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं सर, तो वो एथिकल यूसेज पे एंड में आता है कि आप कैसे परसीव करते हो इंफॉर्मेशन को। तो ये आर्टिकल मतलब बिगर पिक्चर की बात करी, बट जैसे आपने बोला कि हमने कोविड-19 को भी संभाला, या फिर जब हम 1991 में जो क्राइसिस हुई उससे भी हम बाहर निकल के आए। तो अगेन कि इतना नहीं होगा कि दिस विल ब्लो अप थिंग्स इन इंडिया, एंड हम रेगुलेटेड यूज पे ही फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। How Asia's Wild West shakes up the modern world. एशियाज वाइल्ड वेस्ट, एशिया का वेस्ट पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे हिला रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे वाइल्ड वेस्ट का वर्ल्ड का यूज क्यों किया गया है। क्योंकि अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सी पोर्ट्स ऑफ एशिया की जो ये बात कर रहे हैं, दे आर बेसिकली सी पोर्ट्स ऑफ चाइना। दे आर सिनोनिमस विद ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड एंड इंटीग्रेशन, वेरी की वर्ड्स। ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो हम इंटीग्रेशन वर्ड नहीं लिखते हैं, ट्रेड को भी हम उतने अच्छे से नहीं रख पाते हैं। तो हब्स ऑफ शंघाई, बुसान, सिंगापुर, वो वर्ल्ड को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कनेक्ट तो करते हैं, पर किस स्पीड से करते हैं पहले हम सोच ही नहीं सकते। तो कंटिनेंट्स आर, यू कैन से, हाईलैंड्स फार फ्रॉम डिस्टेंट सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल, यानी पावर ऑफ गवर्नमेंट है, ऑफिशियल डोम कह लीजिए, या फिर फॉर्मल इकोनॉमी की जो
सेंटर्स हैं, वो कह लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि लॉलेसनेस भी बहुत सारे एरियाज में है, बट दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ग्रोथ एंड ऑल्सो फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी। तो इसीलिए ये जो एरिया जिनकी एशिया में बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जोमिया उसको वर्ड बोला। साउथ ईस्ट एशिया का अगर आप बात करें, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और चाइना का साउथ वेस्ट रीजन और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी बना, इसको कह दिया पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ। यानी हम बार बार जब बात करते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर द कॉरिडोर्स फॉर द साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो दे आर इंटीग्रल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो क्या ये पूरा का पूरा एरिया एनआरकी को रिप्रेजेंट करता है? क्या यहाँ पर रेबल या फिर यहाँ पर जंगल स्टेट है? तो दिस इज फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, जो लाइफस्टाइल्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, और जो कॉलोनियल एलिमेंट्स पहले के, थोड़ा हम कह सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि ये रीजन ने कैसे ऑर्गेनिकली ग्रो किया। जैसे इंडिया का अगर बात करें, तो इंडिया बाउंड्री विद म्यांमार, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी ओपन। We never found it problematic like the way it is with Pakistan and China, but now we want to regulate it. Now fencing is going on. So that illegal trade, illegal animals, illegal smuggling, even drug trade and other kind of things must be stopped, not the real things. So the question is that जो lawlessness है उसके अंदर भी एक लॉ है, जैसे यूनान चाइना का है। अब चाइना का यूनान रीजन, इट इज मोर इन अलाइनमेंट विद द व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार इन वन गो। For example, here they are giving an example of Khun Sa, a drug kingpin and military commander from Myanmar Shan state. It is controlling half the world supply of heroin in 1980s. So it is talking about the past. Now, in the present times also, Myanmar is one largest producer for opium. अफगानिस्तान तो है ही, लेकिन कुछ एरिया फॉर्मलाइज हो गए। अब साउथ ईस्ट एशिया अपने आप में ग्रो किया है, एशियन टाइगर्स इकोनॉमीज बने हैं, एससीजेड्स बने हैं। चाइना इज पंपिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्हाट आई शुड से युआन्स इनटू थाईलैंड। ईवी बैटरी का हब बन रहा है। वियतनाम इज आल्सो कमिंग अप, इवन फॉर दैट मैटर फिलीपींस is also in the same way, but the money has brought corruption but not the safety. So SCZs are again hubs of gambling, money laundering, trafficking. Even with so many Indians have been trafficked in Vietnam, Laos, and even Thailand. और वहाँ पे illegal centers operate होते हैं, call centers कह लीजिए, BPO, KPO कह लीजिए, और वो जो है illegal extortion करते हैं. They are being done by Chinese. ऐसा हमारे सामने आया. तो modern slavery इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसका solution क्या हो सकता है मानसी, इसकी हम अगर बात करें तो So solution one can be again, for example, जो regional organization है, for example ASEAN, या फिर हम बिम्स्टेक की बात कर सकते हैं, even reviving SAARC. तो इस रीजन में अगर हमें और स्टेबिलिटी और ट्रेड को और पीस को प्रमोट करना है, तो दिस कैन बी वन एस्पेक्ट. बायलेटरली वी कैन सी दैट इंडिया इज अगेन डीलिंग मोर विद द बायलेटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम साइन करने की बात कर रहे हैं, सो दैट कैन ब्रिंग इन स्टेबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस सर, इंडिया नेशनली क्या रेगुलेट कर, वी कैन रेगुलेट आवर बॉर्डर्स. फॉर एग्जांपल इंडिया एक तरीके से ट्रांजिट की तरह एक्ट करता है जब हम ड्रग ट्रेड की बात करते हैं, विच इज again we are located between golden triangle and the golden crescent. So that can be one thing. Like हमने म्यांमार के साथ we have decided to withdraw the free movement regime which is there. Border security पे we are working upon, we are using more technology like drones for surveillance, or we are focusing more on border fencing also. So these can be the areas. दीदी आपको कुछ कहना है? No. Okay, we can move further. जी सर. क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी उसको रिच बना देगी, क्या उसको डेवलप बना देगी? पहली बात तो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होमोजेनियस पॉलिसी है, क्या उसके मल्टीपल प्रॉन्ग्स हैं, ये समझने वाली बात है। तो एक नई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इमर्जिंग मार्केट जो ग्रोथ प्लान है हमारे, वो हमें सुपर रिच या हमें अमेरिका नहीं बनाएंगे. So the question is that the developing country
Like India, it is moving ahead. Protectionism की बात करें तो West, I believe they are more protectionist. अगर आप यूरोसेंट्रिक लेंस से देखते हैं तो इंडिया को, अगर आप कहते हैं कि पुअर कंट्रीज आर नो मोर अफ्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडिया वाज नेवर अफ्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बट हैड ऑलरेडी टेंटिकल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ट्राइड टू किल इट्स सोल. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जब ये कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग उसे हाई इनकम स्टेटस 2047 तक बनाएगी, इंडोनेशिया 2050 तक बनाएगा, और वो भी हम ग्रीन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो हमें सोचना पड़ेगा. दिस इज द होल पॉइंट. So the question arises that Vietnam is aiming for, as I just said, अगर ऐसी बात करता है कि 7% till 2030, साउथ अफ्रीका वांट टू डबल इट, तो क्या ऐसा हो पाए? इंडिया को भी अभी है टाइम, बट द क्वेश्चन इज दैट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि बात करती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स के ऊपर, तो वर्ल्ड की जो 40% जीडीपी है और 75% पॉपुलेशन हो, तो मिडिल इनकम इकोनॉमीज में आ रहा है. तो द रिपोर्ट सेज दैट 1990 को अगर हम बात करें, 34 कंट्रीज को हाई इनकम स्टेटस मिला, 13 वर इन द ईस्टर्न ब्लॉक बेनिफिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग ईयू. बाकी गल्फ और लैटिन अमेरिका की आप मान लो उनकी कमोडिटी बूम से हुआ, तो इनकम पर पर्सन जो रिमेन बिलो 10th ऑफ अमेरिका इन 1970. इंडिया को अगर अपनी ग्रोथ सस्टेन करनी है, इट वुड बी रिपीट फीट ओनली साउथ अफ्रीका हैज मैनेज्ड. जो साउथ अफ्रीका कर पाए, क्या वो इंडिया कर पाएगा? तो फैंसीफुल कोई कहता है कि ये हमें और कैपिटल अट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी हाई फाई चाहिए, हमें जो है ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज चाहिए. ब्राजील ट्रैक पर था, लेकिन वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री बना 70s में, और इट शुड हैव फोकस्ड ऑन इंपोर्टिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑन कॉन्ग्लोमरेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ना चाहिए था. उसने किया क्या? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसने टैक्स करा, लोकल पेटेंट ज्यादा कॉमन हो गए, क्वालिटी ऑफ इनोवेशन डिक्लाइन होगी. बुल्गारिया एक छोटा कंट्री है, आई डोंट थिंक इट्स अ सुटेबल एग्जांपल फॉर इंडिया आल्सो. उसने इंटीग्रेट किया और ओन रिसर्च, उसका डेवलपमेंट अभी भी वीक है, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं. लेकिन इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रिसर्च एंड इनोवेशन. साउथ कोरिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ऑब्वियसली वर्ल्ड फेमस. इट सब्सिडाइज द अडॉप्शन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ह्यूमन थॉट को भी इंसेंटिवाइज किया. एंड देन इट इज वेरी मच रिगर इज देयर. इंडिया का जो मेक इन इंडिया वो चल रहा है, फॉरेन फर्म्स आ रही हैं, सेमीकंडक्टर आ रहा है. उसके बाद हम बात करें तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी आ रही है. टेक्सटाइल डेफिनेटली इज नॉट डूइंग द वे इट शुड बी. और साथ साथ में अगर हम बात करें इंडिया के लिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वी आर बिकमिंग ए इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स. वी आर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी हम कर रहे हैं. तो मलेशिया का एग्जांपल दिया, वो भी सब्सिडीज दे रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में. इंडिया इज आईटी जायंट. तो इंडियन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, भले they are under fire because of the, again I'm saying, the institutions are reflecting the mindset of the western world as such. So we have to be sure about ourselves, we have to be more confident, we have to be more smarter and resilient in our own values and ethos. उसके हिसाब से तो हम हो भी सकते हैं, लेकिन सारे वर्ल्ड बैंक के प्रिस्क्रिप्शंस तो करेक्ट नहीं है. वी कैन नॉट ऑल्सो गो द वे चाइना हैड गॉन, but then we have to be very very confident. We have to keep populism at bay. We have to be less, I should say, we have to be less non-systematic, or I should say जो ब्यूरोक्रेसी में भी चेंजेस आ रहे हैं, जो हम डिजिटाइजेशन में वी आर एट द फॉरफ्रंट. आधार है, यूपीआई है, वी आर द वर्ल्ड लीडर. सो देयर आर वेज फॉर इट, फॉर द सेम. And we have a young population, we have future plans ready. So it is not unimaginable. That's what we can say. We can together do it. What do you say, Mansi? I would also say that we are taking again a multilateral, multi-dimensional approach. We are focusing upon all the potential areas also, be it like startup revolution, or when talking about the growth of fintech industry is there, and creation of SEZs is there, or particularly manufacturing. So we are creating the industrial parks or Bharatmala. So we are integrating all those areas. So we are, I think, moving in all the areas. We are progressing there and bringing reforms. So going by, again, this report is also again not again 100% true at the same time. So we are creating our own place. We are talking about integration with even the global supply chain. So we are trying to build upon our own capabilities, upon our own innovations, as we say that self-sufficiency or make in India.
So I think, sir, definitely we'll be able to achieve our target level by 2047. ओके, नेक्स्ट प्लीज। जी जी। दिव्या, आपको कुछ कहना है? नहीं सर। ठीक है, जब आप रिवीजन मोड में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू मेक योर ओन पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको रिविजिट करना चाहिए। जी सर। क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इंडियन सिटीज अर्बनाइजेशन के लिए क्या प्रिपेयर्ड है कि नहीं प्रिपेयर्ड है। अर्बन पॉपुलेशन हमारी 2050 तक डबल हो जाएगी। आज से 10 साल पहले हम कहते थे 75% पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, वो बदल रहा है। अब ब्रिटिश के टाइम का अगर आप बॉम्बे की बात करो तो वो जो है अब जो है फर्स्ट सिटी इन इंडिया कह रहे हैं, लेकिन उसको मॉस्किटो इन्फेस्टेड लेडन नहीं है। हाँ जी। क्वेश्चन इज दैट कि आप डायरेक्टली बॉम्बे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। बॉम्बे भी अपनी जगह कर रहा है। बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ब्रिन मुंबई मुंबई कॉर्पोरेशन है। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है, होम टू कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, कंट्री बिगेस्ट पोर्ट्स, फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्रीज, रिचेस्ट है, डेंसेस्ट है, मोस्ट लिबरल सिटी है। इट्स इट इज अर्बन इंडिया एट इट्स मोर इंटेंस। आई एग्री, इट हैज इट्स ओन फैसिनेशन, इट हैज इट्स ओन अमेजिंग सिनेरियो। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन, बट इट इज आल्सो रनिंग द वे इट कैन बी। एक पॉजिटिव इकोसिस्टम भी है, लेकिन हमें आंसर देखना है कि आंसर क्या हो सकता है। अब ऑब्वियसली मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स देन एनी सिटी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो भाई, न्यूयॉर्क एंड लंदन आर द प्रोडक्ट ऑफ pre-independent India. They both are products of colonialism. If say in a different way, India is the largest democracy. It may not be the oldest. तो ये भी बात कहना नहीं चाहेंगे कि people are living in slums than any other city. वो भी change हो रहा है. They are happy. They are trying to carry on with their lives in the locals. They are trying to do work the way they should be. So the question is that कि infrastructure कैसे हो। प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन में हो वो खराब नहीं होने चाहिए। अगर 6 लेन हाईवे बनता है वेस्टर्न कोस्ट पे, और ब्रिजेस अगर लिंक करते हैं, मेट्रो लाइंस आती है, न्यू एयरपोर्ट आता है, हाई स्पीड रेल लिंक आता है, एंड देन जो अभी बात हो रही है मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ धारावी, वो भी अगर होता है, तो आप कह सकते हैं कि कैसे कैसे आप जो है मतलब कि चीजों को चेंज कर पाएंगे। तो इट इज गिविंग एन एग्जांपल कि मुंबई का पॉपुलेशन एक जमाने में 5 मिलियन था, टुडे इट इज 20 मिलियन। बाय 2050 it is going to be more than double, but the problem arises that what are the solutions? So under it comes the role of bureaucracy, under it rolls the come of the local government, under it comes the role of NGOs, under it comes the role of rest of the Maharashtra, the situation of farmers. देयर आर क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल जब आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन आप उसकी बात नहीं करते कि आप फ्यूचर में कैसे वो करेंगे। जब आपका पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट आता है तो देन हो फ्रॉम होल महाराष्ट्र गर्ल्स एंड बॉयज एंड यूथ दे आर जस्ट रनिंग ओवर। तो कुछ आइडियाज तो हैं, लेकिन फिर भी हम सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। हमारे चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं, पर पर्सन अवेलेबिलिटी चीजों की बदल रही है। Here, I think the role is of National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, State Environmental Board, Pollution Control Board। और जो यहाँ पर बात हो रहा है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो आप बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, गवर्नमेंट इज गोना डू इट। गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया इज देयर। सेंसस का भी है, बट द सेंसस सिर्फ नहीं बताएगा, लेकिन चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए लैंड यूज रेगुलेशंस प्रैक्टिकल होने चाहिए। खराब प्रैक्टिसेस जो हैं उनको और डिजिटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू खत्म होना चाहिए। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारा वे ऑफ लिविंग कैसे जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड मूविंग अहेड। इन्वेंट्री की बात नहीं है। प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, वेदर इट इज मेडिसिन, वेदर इट इज होम, वेदर इट इज फॉर फीमेल, वेदर इट इज फॉर स्कूल, सो दे आर पार्ट ऑफ ऑल्सो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। So public infrastructure or physical infrastructure is in correlation with the, for example, smart city mission है, हमने स्वच्छ भारत अभियान किया। There are challenges right now. For example, waste management, waste to energy production is very important, and we are creating other
places. For example, convention center has come up, Geo Convention Center, World Center, if I'm not wrong, and we have other kind of classical examples also. तो point सिर्फ वो नहीं है. Indian cities are sparsely built up yet densely crowded. जो बात है, जो मतलब पॉइंट ये है कि आप अचानक से नहीं, अब अचानक से आप नहीं, हमारे यहाँ सिटीज फैल गई, हमारे यहाँ कस्बे बन गए. सो इंडियन सिटीज आर नॉट प्लान द वे, फॉर एग्जाम्पल टोक्यो है या फिर आप न्यूयॉर्क की बात करें. सो ग्रिड लॉक तो है, 10 मोस्ट ग्रिड लॉक सिटीज में 3 इंडिया में ही है. और बट वी आर प्राउड द वे मेट्रो हैज डन फॉर दिल्ली. आवर फाइट इज टू चैलेंज इज टू कट डाउन ऑन द पोल्यूशन, एंड आवर चैलेंज इज टू व्हीकुलर पोल्यूशन थोड़ा कम हो. तो हैबिट भी एक इम्पॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज की जैसे बात आई, हीट वेव्स हैं या फ्लैश फ्लड्स हैं, और अर्बनाइजेशन इटसेल्फ इज अ कॉज, बट देन इट इज द काइंड ऑफ अ पैराडॉक्सिकल प्रोसेस जो हमने पहले भी बात की. तो पुअरेस्ट आर द मोर सफरर्स, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट इज ट्राइंग. So I think we have to see from the positive perspective, and we have the best of the world also in the given situation. We are having accessibility, we are affordable, disaster management protocols हैं, heat action plans हैं, और drainage system को we have to overhaul, and we have to bring sewage treatment plants. So point is that we are too huge, we are too big. जापान का हमसे कोई मुकाबला नहीं है, यूएस का हमसे कोई मुकाबला नहीं है, कनाडा का हमसे कोई मुकाबला नहीं है, वेस्ट हमसे क्या मुकाबला करो. We are too big and too huge to do so. We have to find our own solutions. हमारे यहाँ चटनी अचार से अभी भी खाया जाता है, हमारे यहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच से अभी भी किया जाता है. सर 2 मिनट डिस्टर्ब करो. हाँ मानसी, आप बोलिए. So I would say that we are like when it comes to heat waves, so we are talking about that disaster management plans or district heat action plans पे हम focus कर रहे हैं when we are talking about dealing with the climate change aspect. Then in terms of again building the smart cities, so we are integrating again technological aspect also, or early warning systems is there. So even in smart cities vision we can talk about the role of again engineering skills, or the like the Indian building code is there or design code is there, so that can help us in terms of dealing with the management of the greenhouse gases also. Like we can shift towards more environment friendly designs in terms of यहाँ कर रहे हैं, वही मैंने आपसे जैसा कहा कि गांव में भी हो रहा है. हमारे यहाँ फ्लाई ऐश की भी ईंटें आने लगी हैं. We people are very, we people are not everyone. You cannot blame every Indian. There is a huge middle class, and there is a middle to upper class also, which has to play its role. वो अभी भी फूड पे वेस्टेज होता है, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है. आप एक एसी से काम चला सकते हो, आप 3 एसी चला रहे हो. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज ऑलरेडी देयर, बट दैट ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है. वो तो पूरा घर ही सेंट्रलाइज होता है, पूरा हीट सिस्टम ही उनका आर्टिफिशियल होता है. तो वो क्या बात करेंगे, पर कैपिटा कंजम्पशन तो हमारी बहुत थोड़ी है. So we have to be liberal with ourselves, we have to be honest, we have to be ethical. So I think we can do it. तो आज हमने आई थिंक ये जो इतने भी टॉपिक्स लिए, दे हैव बीन वेरी सस्टेनेबल, एंड दे आई मीन टू से दे हैव बीन वेरी very broad, and this series is going to help us to think and to equip ourselves better.